गुड मॉर्निंग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो कंपेयर स्टेबिलिटी का। ठीक है, मैं गेट पे लगा थोड़ा सा। सो 21 डेज लॉकडाउन पीरियड, घर की घर में ही रहो। 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होगा अकॉर्डिंग टू, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब देखेंगे तो अभी तो घर पे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया बेटा। गोल्डन टाइम है तुम्हारे पास टू डू समथिंग बेटर। ठीक है ना। मैं भी कुछ सोच रही थी, अब 21 डेज घर पे ही है, मतलब खैर मैं तो काफी दिन से हूँ, पर सोच रही थी कुछ कंस्ट्रक्टिव अब सोच लूं कि ये 21 डेज में क्या डेवलप करना है। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, घर रह के क्या करेंगे। ठीक है ना, घर का काम भी कितना करेंगे, क्योंकि अभी ऐसे सिचुएशन में तो सब थोड़ा थोड़ा काम भी शेयर कर। देखो अभी आ रहा है क्या, मैंने गेट्स लॉक कर दिए एक्चुअली। लाइट के जो सोर्स है, थोड़ी विंडोज ओपन थी वो मैंने बंद करी है। अनुज महाजन चेक करो अभी रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या बेटा। तो क्या रुके, चलो चलो। तो 21 डेज के लिए वी वर प्लानिंग यस्टरडे कि अभी 21 डेज मान के चलो कि क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं तो सोची थी, जैसे तुम इतने नोट्स नहीं लेकर गए, मैं भी इतने सारे नोट्स घर नहीं लेकर आई थी कि आइसोमरिज्म भी हो जाए। बट अभी देखो कुछ करती हूँ मैं जुगाड़ कि कहीं ना कहीं से आइसोमरिज्म भी अपन कर ले, क्योंकि काफी लंबा टाइम है ये तो, है ना। और इधर बाइनोमियल के बाद मैंने प्लान किया है टू स्टार्ट द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने का सोचा है, क्योंकि थोड़ा इंडिपेंडेंट टॉपिक भी है कैलकुलस। तो अभी थोड़ा सा क्या है कि रुकते हैं कैलकुलस के। प्रोबेबिलिटी या वेक्टर थ्योरी, वेक्टर थ्योरी में थोड़ा वन टू वन कम्युनिकेशन जरूरी है, तो वेक्टर थ्योरी आई एम होल्डिंग। आई थिंक आई विल बिगिन विद प्रोबेबिलिटी, इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा। ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व भी करना, उसको लॉजिक ये सुनना ही है, बोर्ड का ज्यादा यूज नहीं है। तो वो प्लान किया, प्लान तो लंबा करना पड़ेगा। चलो ये क्वेश्चन हो गया, क्या कर रहे हो, करो फटाफट इसको। कल वाले क्वेश्चन हम कंटिन्यू कर रहे थे, कंपेयर स्टेबिलिटी वाले। वो कंपेयर स्टेबिलिटी के क्वेश्चन का सेकंड है ये। अन्वेषा जी ने मुझे आंसर दे दिया है कि ए इक्वल्स टू, परफेक्टली करेक्ट है अन्वेषा, बिल्कुल करेक्ट है। वो जो 5 रूल्स बताए थे ना, बस वो 5 रूल से सोचना है। ठीक है दीपाशा जी, आपकी फीलिंग्स पर समझ पा रहे हो, आपने बीच में साइन नहीं लगाया, बट मैं समझ गई कि आपका आंसर करेक्ट है। दीपाशा जी इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट।
ठीक है। कीप वर्किंग हार्ड बेटा, एक ही चीज की चिंता है कि लेथार्जिक मत हो जाना, घर बैठ के थोड़ा एक्सरसाइजेस भी करते रहना। खैर तुमको तो वैसे भी यहाँ पे भी एक जगह बैठने की आदत थी, बट स्टिल थोड़ा बॉडी में मूवमेंट रखना। जो मुझे लगता है मैं प्रॉब्लम फेस करूँ तो मैं तुम्हें बता रही हूँ वो चीज है कि थोड़ा एक्सरसाइज करते रहो, थोड़ा घूमते रहो, थोड़ा घर के काम में हेल्प करते रहो, रादर देन एक्सरसाइज ज्यादा बेटर है वो, मम्मी को भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और पढ़ते तो रहो ही, रूटीन सही रखो, ऐसा मत सोचो रात रात भर पढ़ लेंगे और फिर दिन भर सोएंगे। रूटीन अपना सही रखो। क्वेश्चन एब्सोल्युटली करेक्ट, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं और थोड़ा वेट कर लूं तो आप लोग थोड़े आलसी हो गए यार, बहुत धीरे धीरे आते हो। मैं रोज ऑब्जर्व करती हूँ 8:30 वी बिगिन, या कभी कभी तो 8:30 के थोड़ा पहले भी बिगिन कर जाते हैं, लेकिन 8:45 तक मुझे पूरी स्ट्रेंथ या मैक्सिमम स्ट्रेंथ दिखती है। 8:30 तक तो भाई बच्चे आ ही रहे हैं, धीरे ओपन ही हो रहा है। अभी देखो अभी धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। थोड़ा आओ टाइम टू टाइम यार, इसमें तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि क्लास के बाहर कर देंगे, नॉट अलाउड। ठीक है, फिर छूट जाएगा, मिस हो जाएगा, क्योंकि अब मैं आगे वो एक्सटेंडेड और क्रॉस कॉन्जुगेशन अभी शुरू कर रही हूँ। अब फिर अब एक बार स्टार्ट हो जाता है फिर धीरे धीरे आते हैं तो फिर उलझ जाते हैं कि यार क्या था, क्या चल रहा था। अभी मैसेज करते रहे तो एक बार और बता दो, एक बार और बता दो। अभी थोड़ा ग्रीन पेन भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि सडन लॉकडाउन हो गया ना, तो वैसे तो है सफिशिएंट पेन, बट स्टिल यार कहीं ऐसा डर लगता है कि क्लासेस भी तो सर भी लेते हैं, मैं भी लिखती हूँ। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए, हाईलाइट के लिए यूज करना पड़ेगा, थोड़ा अपने को हर चीज में बचा बचा के चलना पड़ेगा। देखो इधर, मैंने तुम्हें कल 5 रूल बताए थे कंपेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, हमने कल 5 रूल पढ़े थे। पहला रूल कौन सा था बेटा हमारा? पहला रूल पोलर नॉन पोलर। सबसे पहले अगर कहीं पर भी पोलर है तो हमको उसको प्रायोरिटी देनी। पहला रूल कौन सा था? पोलर नॉन पोलर। दूसरा रूल कौन सा था बेटा? दूसरा रूल था हमारा ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, तीसरा रूल कौन सा था बेटा? तीसरा रूल था इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव। चौथा रूल कौन सा होता है बेटा? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। और पांचवा रूल कौन सा होता है? सेपरेशन ऑफ लाइक चार्जेस नहीं होना चाहिए, सॉरी होना चाहिए, और सेपरेशन ऑफ अनलाइक चार्जेस नहीं होना चाहिए। अनलाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इन्हीं 5 रूल के बेसिस पर हम फिर से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला रूल क्या हो गया हमारा? पोलर नॉन पोलर। तो अकॉर्डिंग टू पोलर नॉन पोलर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई? एक ही, देखो जरा ध्यान से, ए की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। हाँ या ना? और ए और ई दोनों ही नॉन पोलर दिख रहा है, दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है बट स्टिल बोथ आर नॉन पोलर, तो ए इक्वल्स टू ई। देखो जरा ध्यान से, एक ही बोलते हैं ना स्टेबिलिटी, और ई की स्टेबिलिटी क्या हो गई? सेम। उसके बाद बी सी डी को देखो, बी सी डी तीनों ही पोलर है। भी कल मुझसे कोई पूछ रहा था पोलर, एक बार और बता दो यार। पोलर मतलब होता है जिनमें चार्जेस होते हैं, भाई फॉर्मल चार्ज भी हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इट इज पोलर। और ये जो आखिरी के दोनों स्ट्रक्चर है तुम्हारे, ये नॉन पोलर है। दिस इज अगेन नॉन पोलर एंड दिस इज अगेन नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर समझ रहे हैं आप लोग? पोलर कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? जिनमें चार्जेस होते हैं। और नॉन पोलर कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? जिनमें चार्जेस नहीं होते, वो पूरी तरीके से स्टेबल होते हैं। सारी की सारी बॉन्ड्स कौन सी होती है उनमें? कोवेलेंट बॉन्ड विदाउट एनी चार्ज। ठीक है, तो अब ये तीनों पोलर हो गए। अब इन 3 पोलर में सेकंड रूल आता है ऑक्टेट कंप्लीट। सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब आप समझ रहे हैं, आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा। पहले तो मैंने पहली बात बता दी कि ए और ई आर पोलर। पहले मैं आपको समझा देती हूँ एक एक करके कि आपको कोई दिक्कत ना है। सबसे पहली बात जो हमने लिखी, ए एंड ई आर पोलर, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा कि ए कॉमा ई आर पोलर, ओ सॉरी नॉन पोलर, ए कॉमा ई आर नॉन पोलर, ये बात हो गई क्लियर। दूसरी बात मैंने आपको बताई है बी कॉमा सी कॉमा डी आर पोलर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अभी पोलर हो गए तो ऑक्टेट तो कंप्लीट, नॉन पोलर हो गए ऑक्टेट तो कंप्लीट, ये कहानी खत्म हो गई। नॉन पोलर तो हो गए सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर बीसीडी तीनों पोलर है। पोलर में सबसे पहले क्या देखेंगे? ऑक्टेट कंप्लीट। ध्यान से देखो, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली, तीनों में ही सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। और मैंने बोला था ना कि सबसे अगला रूल होता है ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन अगर तीनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट है तो अगली वाली चीज जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? अब अगली वाली चीज क्या आएगी हमारे पास? इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव। ध्यान से देखो, तो बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली तीनों में ही कार्बन इज लेस, कार्बन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे तो फॉर्मल चार्ज है, एंड कार्बन हैज नेगेटिव चार्ज। तीनों में स्ट्रक्चर सेम है, तीनों में ही कार्बन पर ही नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर क्या है? फॉर्मल चार्ज। तो बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली सेकंड रूल से भी डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, ऑक्टेट कंप्लीट भी तीनों के लिए सेम है। और तीसरा पॉइंट होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, जो भी है वो भी क्या है? सेम है। मतलब तीनों में ही कैलकाटा पर ही नेगेटिव चार्ज है, तो वो वाला रूल भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगला रूल आता है अपना नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली तीनों में बॉन्ड्स भी सेम ही है,
भाई एक ही चार्ज और एक ही फॉर्मल चार्ज है, बनने वाली बॉन्ड्स तीनों में क्या है सेम, तो क्या बोलेंगे हम, बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली हैव सेम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो उसके बेसिस पर भी इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी क्या है बेटा सेम। अब आखिरी रूल चेक करते हैं, आखिरी रूल क्या, अगर आखिरी रूल भी सेम आ जाए तो कह देना फिर तो बराबर ही स्टेबल है, कोई डिफरेंस नहीं दोनों में, ठीक है। तो आखिरी रूल अब क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, सेपरेशन ऑफ चार्जेस से देखोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दूर दूर है, और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है पास पास। तो अनलाइक चार्जेस हमको पास पास चाहिए या दूर दूर चाहिए, अनलाइक चार्जेस कैसे चाहिए बेटा हमको पास पास, और सिंस अनलाइक चार्जेस हमको पास पास चाहिए तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, बॉम्बे और दिल्ली, तो ग्रेटर देन बॉम्बे दिल्ली एंड लास्ट कैलकाटा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, सबसे पहले मैंने देखा पोलर नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर के बेसिस पे मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो आगरा और एलिफेंट हो गए नॉन पोलर हो गए, दे आर मोर स्टेबल। बॉम्बे कैलकाटा दिल्ली तीनों ही पोलर है, अगले पे हमारे बॉम्बे कैलकाटा दिल्ली तीनों में ही ऑक्टेट कंप्लीट है, अगले पर हमारे बॉम्बे कैलकाटा दिल्ली तीनों में ही कार्बन पे ही नेगेटिव चार्ज है, फिर अगले पर हमारे बॉम्बे कैलकाटा दिल्ली तीनों में ही सेम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है, तो अगली चीज क्या बनती है हमारे पास, बॉम्बे कैलकाटा दिल्ली तीनों में हमको क्या देखना पड़ेगा, चार्जेस का सेपरेशन, अगर चार्जेस का सेपरेशन भी सेम हो जाता तो हम कह देते कंपाउंड ही सेम है, पर या कंपाउंड इक्वल स्टेबिलिटी वाले, लेकिन यहाँ पे चार्जेस के सेपरेशन के हिसाब से बॉम्बे और दिल्ली वाले इक्वल स्टेबिलिटी वाले और कलकत्ता वाला कम स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे है बेटा, दूर दूर। क्लियर है, अब कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फटाफट नोट कर लो। चले, नोट कर लिया, कोई डाउट नहीं है, आज क्या बात है, आ तो गए हो कि नींद में बैठे हो, कोई डाउट नहीं है, फिर आगे बढ़े, चलिए भाई। चलो मैं रब कर रही हूँ इसको, ठीक है ना, किसने वेट वेट भी नहीं बोला अभी तक, तो सिंस नो वेट आई एम रबिंग इट, ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करनी है अपने को। चलिए अब मैं रब कर रही हूँ, किसने वेट नहीं बोला, आज तुम काफी शांत शांत लग रहे हो, आज कोई मैसेज नहीं कुछ नहीं, आज क्या बात है, डिप्रेशन में हो, 21 दिन घर में रहना है, हो कि नहीं हो, कोई हलचल नहीं आज। चलो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं हम, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन। मैम फैन का साउंड बहुत आ रहा है, फैन चल ही नहीं रहा है यहाँ पे,
बेटा अपने घर का फैन चेक करो। हृदयांश, मेरे यहाँ पे फैन ही नहीं चल रहा है बेटा। अरे क्या विकास पटेल, क्या दुखी हो रहे हो 21 दिन घर में रहना है तो? खुश रहो भाई, कुछ करने को तो है तुम्हारे पास, इतना कुछ करने को है। वैसे तुम्हें घर बैठना चाहिए था थोड़े दिन के लिए अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए, बट टेंशन लो, इतना कुछ बाकी है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। और शेड्यूल तो मिल ही रहा है तुम्हें, रोज की रोज क्या क्या करना है, क्या फर्क पड़ता है घर में बैठे कोचिंग में बैठे। ठीक है बस, चलो खुश रहो, अच्छे से रहो, मतलब घर वालों को भी लोड मत दो, लड़ाई झगड़े मत करो, स्ट्रेस मत लो। चलो इधर देखो, बैकग्राउंड से कैसे आवाज आ सकती है, पूरी शांति है। किसी चीज का साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है। ओके, बट यहाँ पूरा साइलेंस है, मतलब किस चीज का साउंड आ रहा है? फैन का साउंड आ रहा है, फैन जैसा। ये कौन है डेली शेड्यूल? अब सही हो गया। ओके, निशी मच गया, डेली शेड्यूल का मैसेज क्या 31 मार्च तक का पूरा मैसेज भेज दिया, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा बंद रहेगा ना, तो जितने भी पेपर वगैरह सब भेजने रहेंगे। बेटा 31 मार्च तक का पूरा शेड्यूल आपको आ गया है। अगर कोई, यार तुम बहुत परेशान करते हो मेरे को, जिन जिन के पास नहीं है ना वो मुझे भेज देना अपना, कि मुझे नहीं मिला, मैं 31 मार्च तक का पूरा शेड्यूल तुमको भेज दूंगी। अब नहीं तो शिवान सर अब तुम मतलब मुझे मारेंगे आपकी, भाई पागल कर दिया आपके बच्चों ने। ठीक है निश्चय मच गया, मैं तुम्हें भेज दूंगी, है ना? ओके, अब ये मत भेजना शुरू करो, मुझे भी नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, ये सारा 10 बजे के बाद भेजना है, मेरे को भी पढ़ाने दो मुझे। ठीक है, अब हम बात करें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और क्रॉस कॉन्जुगेशन की। ओके, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्रॉस कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कहीं पर भी अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है तो इट इज मोर स्टेबल, और कहीं पर भी अगर क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है तो इट इज लेस स्टेबल। ठीक है, तो अब देखो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्या होता है। सबसे पहले एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन डेफिनेशन बहुत सिंपल सी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की, कि जब दो सिस्टम या दो डबल बॉन्ड या दो पाई ऑर्बिटल्स आपस में कॉन्जुगेशन है में है, जैसे फॉर ये ऐसे, और यही यही कॉन्जुगेशन तीसरे के साथ भी कंटिन्यू हो रहा है लाइक दिस, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। इसको हम कौन सा कॉन्जुगेशन बोलते हैं बेटा? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन में है, और इन्हीं का कॉन्जुगेशन इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में। इसको कैसा कॉन्जुगेशन बोलेंगे बेटा? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। मैं डेफिनेशन लिखवा रही हूँ इंग्लिश में। और नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन कैसा कॉन्जुगेशन होता है? क्रॉस कॉन्जुगेशन ये बोलता है कि जब दो डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में है, जब दो डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में लाइक दिस, रुको कॉन्जुगेशन नहीं भाई ये आ गया, सॉरी, लाइक दिस, जब दो डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में, लेकिन वो किसी तीसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, आप समझ जाएंगे मेरी बात को ध्यान से देखो। जब ये दोनों कॉन्जुगेशन में, ये इसका कॉन्जुगेशन इस एंड से इस एंड तक गया, तब ये दोनों के कॉन्जुगेशन में, इन दोनों की कॉन्जुगेशन में ये कॉन्जुगेशन आया क्या? नहीं, वो अलग बात है कि ये अलग कॉन्जुगेशन में, बट इन दोनों के कॉन्जुगेशन में इसका कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व हो रहा है क्या? नहीं। इसको कौन सा कॉन्जुगेशन बोलेंगे बेटा? क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलेंगे, क्रॉस ऐसा। ये क्रॉस कॉन्जुगेशन इज लेस स्टेबल, क्योंकि जब ये दोनों कॉन्जुगेशन में, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की तरह काम कर रहा है और इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, और जब ये दोनों कॉन्जुगेशन में, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की तरह काम कर रहा है और इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, तो उनके कॉन्जुगेशन को क्या कर रहा है? कम स्टेबल बना रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मतलब ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में, ये विड्रॉ करेगा, उसकी पहली कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, उसके बाद कॉन्जुगेशन में। वैसे भी कॉन्जुगेशन वन एंड से दूसरे एंड तक पूरा जाता है, लेकिन अगर इसमें देखोगे तो जब ये दोनों कॉन्जुगेशन में कर रहे हैं, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये बाहर रह गया, तो इट इज नॉट क्रॉस। और अगर इसके साथ कॉन्जुगेशन कर रहे हैं तो इसका कोई रोल ही नहीं है, ये बाहर रह गया। समझ रहे आप मेरी बात? एक्सटेंडेड और क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को क्या बोलते हैं देखो जरा, और लिखो जरा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन। टू ग्रुप्स टू ग्रुप्स आर इन कॉन्जुगेशन, two groups are in conjugation with each other, two groups are in conjugation with each other, and they are also, and they are also in conjugation with third group, and they are also in conjugation with the third group। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ये कौन सा कॉन्जुगेशन हो जाएगा बेटा? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट, two groups are in conjugation, two groups are in conjugation with each other, but
they are not in conjugation, but they are not in conjugation with third group. तो वो कौन सा कॉन्जुगेशन हो जाएगा? क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है। और अगली इंपॉर्टेंट बात आती है स्टेबिलिटी। अगर कोई मुझसे पूछेगा स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, एक्सटेंडेड की क्रॉस की, तो बोलेंगे स्टेबिलिटी वाइज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज मच मोर देन क्रॉस। स्टेबिलिटी वाइज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज मच मोर देन क्रॉस। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। Two groups are in conjugation with each other and they are also in conjugation with the third group, it is called extended. And when two groups are in conjugation, when two groups are in conjugation with each other, they are not in conjugation with the third group, it is cross. ठीक है, चेक कर लो एक बार। नोट कर लिया बेटा? कोई डाउट हो तो पूछो। एक्सटेंडेड वाला इज लाइक ये दोनों बेटा आपस में कॉन्जुगेशन है और ये वाला इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में, लगातार में कॉन्जुगेशन है। दिस इज एक्सटेंडेड वाला, इसमें सब आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड वाला। क्रॉस कॉन्जुगेशन मतलब बेटा देखो, ये दोनों जब कॉन्जुगेशन में तब ये अलग ही रह गया, और ये दोनों जब कॉन्जुगेशन में तब ये अलग। भाई इसमें देखो ये दोनों कॉन्जुगेशन में तो इसके साथ भी लगातार में ही कर रहे हैं ना, ये दोनों कॉन्जुगेशन में फिर इसके साथ आगे लगातार में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोनों कॉन्जुगेशन में जाएंगे अगर, तो इनको वापस से पीछे आना पड़ेगा, फिर ये दोनों कॉन्जुगेशन करेंगे। एक बार में कोई दो ही कॉन्जुगेशन कर पा रहे हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं जा रहा कॉन्जुगेशन। ठीक है, वाली बात। एक्सटेंडेड में तो कॉन्जुगेशन मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन ही होता है दीपाशा जी। किसी सवाल पूछ रही आप? क्रॉस कॉन्जुगेशन सॉरी एक्सटेंडेड मतलब क्या हो गया? कॉन्जुगेशन मतलब क्या हो गया? दे आर ऑलवेज इन डबल बॉन्ड। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। अभी तो वेट करने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा वेट करें, अभिषेक बोल जल्दी करें थोड़ा सा। एक अगर एग्जांपल से भी लिख देती हूँ मैं एक्सटेंडेड क्रॉस, थोड़ा सा क्या क्लियर हो जाएगा। मैं तो सोचती ही रहोगे कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ओके ओके, ऐसे एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं तुम्हें। क्या लगता है इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? पहला वाला या दूसरा वाला? तो डेफिनेटली ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बेटा? दूसरा वाला। क्यों दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल? क्योंकि ध्यान से देखो ये कौन सा कॉन्जुगेशन हो गया बेटा? एक्सटेंडेड। और ये कौन सा हो गया बेटा? क्रॉस। देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक्सटेंडेड मतलब यहां से मैंने माना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होगी और वो पूरी सेंट से सेंट तक जाएगी, समथिंग लाइक दिस। और क्रॉस मतलब या तो वो एक बार में इधर जाएगी या तो वो एक बार में इधर जाएगी। ये पूरा लगातार नहीं, क्योंकि ये तो कंफर्म है तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑप्शन है, ऑप्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। तुम ऐसा थोड़ी सोच सकते कि ये इधर से चला जाए ऐसा तो फिर ये इधर घूम के इधर आ जाए, बिल्कुल भी नहीं। ये इधर ही खींचेगा और ये अपनी तरफ या तो इधर से खींचेगा या तो इधर से खींचेगा। तो ये कौन सा कॉन्जुगेशन हो गया? क्रॉस। और ये कौन सा हो गया? एक्सटेंडेड। तो एग्जांपल में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है बेटा? एक्सटेंडेड वाला इज मोर स्टेबल देन क्रॉस। एग्जांपल को भी लिख लो। ठीक है, लिख लो, फिर मैं फटाफट कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ तुम्हें करने के लिए। लिख लो, आराम से लिख लो।
पूरा लिख लो क्योंकि अब सिर्फ क्वेश्चन ही करना है। रेजोनेंस इस हेडिंग के साथ खत्म हो गया। फटाफट लिखो। जीओसी की मॉडल रुक जाओ यार भाई, और एरोमेटिसिटी समझाना तो बहुत सारे कंसेप्ट बाकी है। जीओसी में अभी दिमाग मत लगाओ, अभी तुम बाइनोमियल स्ट्रॉन्ग करो, पीएनसी स्ट्रॉन्ग करो, इधर इलेक्ट्रो की डीसीपी करो, ये सब चीजें करो। अभी जीओसी बिल्कुल भी मत करो बेटा, मेरा पर्सनल सजेशन है। एरोमेटिसिटी और एसिडिटी बेसिसिटी के कंसेप्ट ही नहीं में कैसे करोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन आता ही नहीं अभी। इसलिए बेटा प्लीज जीओसी में मत दिमाग लगाओ। अभी मैं खुद बोल दूंगी, तुम्हें तो पता है मैं कितना टॉर्चर करती हूँ, पढ़ो बेटा पढ़ो पढ़ो। मैंने कहा अभी तुम्हें इतने दिन में बोला रिवाइज करके आए हो, पढ़ के आए हो, मुझे। चले आगे। अब रब कर दो बेटा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने इनको इक्वल बताया था, हट बावले। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कभी मैंने ये करे ही नहीं, तो मैं इनको इक्वल क्यों बताऊंगी। प्रणय पटेल मैंने कहा ये क्वेश्चन करा है, देखो जरा ध्यान से। तुम गलत समझ रहे हो फिनॉल के स्ट्रक्चर को इससे कंपेयर कर। विशेष जैन यस मैम किसके लिए लिख लिया, आगे बढ़े इसके लिए है। किसके लिए यस मैम है। प्रणय पटेल ये स्ट्रक्चर नहीं लिया बेटा अपन ने। अच्छा लिख लिया के लिए, ओके ओके ओके। चले, अब बच्चे बोल रहे लिख लिया अभी, आगे बढ़े तो मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चंस लिख रहे हैं, क्वेश्चंस होमवर्क के हैं सारे। क्वेश्चंस होमवर्क के घर से तुमको करके लाने हैं, अपन कल सीधा डिस्कस करेंगे। या कर ही लेते हैं, यहीं पे कर लो यार, क्योंकि कल कौन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ड्रॉ ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग। ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग। रेजोनेंस हाइब्रिड पे ड्रॉ करना है ना, पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर।
फोर्थ स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक और क्वेश्चन लिख देते हो, कंपेयर स्टेबिलिटी। तुम अभी से एक काम करो, अभी एक क्वेश्चन करो, कंपेयर स्टेबिलिटी क्वेश्चन फिर एक साथ देते तो एक साथ डिस्कस करेंगे। अभी बस ये चारों के मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, हम अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं। ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, फटाफट सॉल्व करो, फिर कंपेयर स्टेबिलिटी के क्वेश्चन दे रही मैं तुम्हें। पहले इन चारों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो जल्दी से एकदम। हो गया? हो गया बेटा, जल्दी सॉल्व करो।
चले शुरू करें अब, थोड़ा शुरू कर लेते हैं अब, क्योंकि ये इतना खास नहीं है ना। तो देखो इधर फर्स्ट वाले को अगर मैं ड्रॉ करूं, आप सब लोगों ने ड्रॉ कर लिए होंगे यार सारे, फिर भी मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का आइडिया लगता है। ठीक है ना, सबसे पहले ये पहला स्ट्रक्चर है, इसी से शुरू करते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन इधर का इधर जाएंगे। इस पर कौन सा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर कौन सा आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब मन में ख्याल आता है रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज का ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं किया हमने कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना दिया और नेगेटिव चार्ज यहाँ घुमा दिया, ऐसा क्यों नहीं किया। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है बेटा, हम हमेशा सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए काम करते हैं। अगर मैं पॉजिटिव अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव रख के नेगेटिव को घुमाऊं, तो पॉजिटिव से कंपाउंड जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस कार्बन का ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना स्टेबिलिटी होता है या अनस्टेबिलिटी होता है, अनस्टेबिलिटी होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को फिक्स रखा और घुमाया कौन से चार्ज को बेटा, पॉजिटिव चार्ज को। एक बार और लॉजिकली सोच लो, पॉजिटिव चार्ज को इसलिए घुमाया बेटा क्योंकि हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम चाहते हैं कि ऑक्टेट क्या हो, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम चाहते हैं ऑक्टेट क्या हो बेटा, कंप्लीट। और ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा तो आप एक काम करो, नेगेटिव चार्ज को फिक्स कर दो, पॉजिटिव को क्या करते जाओ, घुमाते जाओ। ठीक है ये वाली बात, ठीक है। अगला ड्रॉ करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये बेंजीन और ये बेंजीन क्या है, डिफरेंट। ये देखो ये बेंजीन और ये बेंजीन क्या है, डिफरेंट। तो एक और लास्ट फाइनल आएगा। मतलब यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये वाला स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और ये और ये और ये और ये तो ये डिफरेंट। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को फर्स्ट वाले के पूछ रहे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बेटा, 7। और अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। ठीक है, टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 7, और ये क्या आ जाएगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। हाँ सेकंड में हो ही नहीं रहा है ना, तो मैंने तो ऐसे ही दिया है, ये समझने के लिए तो दिया है कि हो रहा है नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। सेकंड वाले में क्या बोलेंगे, नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है सेकंड वाले में, तो वहां को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का सवाल उठता ही नहीं है। सेकंड वाले में क्या बोलेंगे, नो रेजोनेंस। और जब रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है बेटा, तो फिर क्या नहीं होगा, यहाँ पर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। यस रुशिका जी एब्सोल्युटली करेक्ट, सेकंड वाले में पाई बॉन्ड इज नॉट इन कॉन्जुगेशन, ये देखना आना चाहिए। हम एक बार रेजोनेंस सीख लेते ना, तो जगह जगह रेजोनेंस ही देखा करते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये देखना आना चाहिए कि सेकंड वाले में क्या नहीं है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है। क्लियर, थर्ड वाले में भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, और जो पॉजिटिव चार्ज लगा है वो कैसा फॉर्मल चार्ज है। थर्ड वाले में भी देखो यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन तक का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो 3 नाइट्रोजन और 1 बॉन्ड, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही नहीं, और फॉर्मल चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं जाता है। थर्ड वाले में भी कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है बेटा, ध्यान से देखो। थर्ड वाले में भी सबका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। फर्स्ट वाले की मैंने रेजोनेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए हैं, सेकंड और थर्ड में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। फोर्थ वाले में रेजोनेंस हो रहा है, कैसे हो रहा है वो मैं बताती हूँ। क्योंकि नेगेटिव चार्ज रखने से क्या होता है, उस कार्बन का ऑक्टेट हमेशा क्या रहेगा, कंप्लीट, और हर कोई अपना ऑक्टेट कंप्लीट ही रखना चाहता है बेटा। ध्यान से देखो ब्रदर गुप्ता, हाँ थर्ड वाले में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा,
थर्ड वाले में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, और ना ही नाइट्रोजन के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है कि उसके एम्प्टी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन देके रेजोनेंस कर ले। समझ रहे हैं आप मेरी बात? थर्ड वाले में ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है, सबका कंप्लीट है, दे आर वेरी स्टेबल। सिर्फ एक हल्का सा एच आ गया उनके पास तो हल्की सिस्टम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, और अगर हल्की से सिस्टम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो माइनस आई शो कर रहा है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन की कोई सिचुएशन ही नहीं है, ये पूरी तरीके से क्या है, स्टेबल है। ठीक है, मतलब ये आपस में कॉन्जुगेशन करे कोई दिक्कत नहीं है, ये डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन करे, लेकिन NH3 प्लस कोई कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी कॉन्जुगेशन, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी कॉन्जुगेशन, यहां पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है बेटा, दिस इज नॉट, ये वाला स्ट्रक्चर किसी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है हर एटम का, और अपने क्या कहते हैं कोई एम्प्टी ऑर्बिटल भी नहीं है जिसमें वो कॉन्जुगेशन करे। चेक कर लो एक बार आप अच्छे से, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई डाउट हो तो देखो। थर्ड में नो रेजोनेंस, हाँ क्यों, अरे बोला तो सही माता जी, थर्ड में ये NH3 प्लस कोई कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बेटा, थर्ड वाले में NH3 प्लस कोई कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, थर्ड वाले में बेंजीन बेंजीन के डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन कर ले कोई दिक्कत नहीं है, और NH3 प्लस किसी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ना एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, और ऊपर से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला चार्ज नहीं है, वो कौन सा चार्ज है बेटा, फॉर्मल चार्ज है, ध्यान से देख लो। सेकंड वाले में बार कॉन्जुगेशन नहीं है, सेकंड और थर्ड में नो कॉन्जुगेशन नो रेजोनेंस, बिल्कुल सही अंशुमन चौधरी। मैम फर्स्ट वाले में रेजोनेंस हाइब्रिड में डेल्टा नहीं लगाया क्योंकि वो पोलर कंपाउंड था, मैं क्यों डेल्टा लगाऊंगी बेटा, यहाँ पे कहीं पर भी मैं डेल्टा क्यों लगाऊंगी, इट इज पोलर कंपाउंड, हम डेल्टा लगाएंगे ही नहीं, वो तो तब हम डेल्टा लगाते जब क्वेश्चन में ऑलरेडी चार्ज दिया हुआ, उस चार्ज की हमने शेयरिंग करी हो, यहाँ पे कहीं डेल्टा लगेगा भी नहीं, इट इज ऑलरेडी स्टेबल, सिर्फ रेजोनेंस शो हो रहा है वहां पे। थर्ड में रिंग नहीं बनेगी, बनेगी ना, थर्ड में रिंग बनेगी प्रणय पटेल, थर्ड में कोई दिक्कत नहीं, रिंग बनेगी। ठीक है, रब कर दूं, बस एक लास्ट वाला बताना बता दूं, उसका रेजोनेंस नॉर्मली होता है जैसे कि CH नेगेटिव जैसा होता है, CH2 नेगेटिव जैसा, पर मैं बता देती हूँ एक बार, अब मैं रब कर दूं, फर्स्ट वाला तो रब कर दूं, वो तो सबने लिख लिया होगा, अरे फर्स्ट वाला तो रब कर लिया होगा यार, लिख लिया होगा यार केशव अटल, फर्स्ट वाला तो तुम खुद ही बना लोगे, मैं जो है फोर्थ वाला बता देती हूँ। फोर्थ वाले में फॉस्फोरस में एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, उस एम्प्टी ऑर्बिटल के कारण यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर देंगे तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन देगा ना, ये इसको देगा और ये आगे देगा, चेक कर लो एक बार, ये लास्ट वाले का आपका हो गया PH3 प्लस का, क्योंकि उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल होता है ना बेटा, इसलिए। बेटा ये नाम नहीं लिखा है तुमने, नाम आ रहा है जैसे छवि चोपड़ा, तो अब क्या अन्वी चोपड़ा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब उसके अलावा तो मुझे कोई याद नहीं, कोई और होगा, तो अगर वही है बेटा तो एक बार आप चेक करो, वैसे तो सही है ना, पर अब नाम नहीं लिखते तो पता नहीं चलता किसकी बात कर रहे हो। अच्छा अक्षत चोपड़ा, ओ सॉरी सॉरी अक्षत चोपड़ा, ओहो मैं तो भूल ही गई थी तुमको, वेरी सॉरी वेरी सॉरी, क्या रतलाम बढ़िया, पर ये तो अन्वी चोपड़ा है, तुम केशव अटल रहने दो, तुम बीच में कुछ मत बोलो, अरे अन्वी चोपड़ा, हाँ एक बार चेक करो बेटा, मेरी तरफ से तो क्लियर है ना, मेरे सामने भी चलता ही रहता है कि कहीं ब्लर हो रही है इमेज तो मुझे पता चल जाए, तो फिलहाल तो क्लियर ही दिख रहा है बेटा। ठीक है,
चलिए मैं रब कर रही हूँ क्योंकि मैं कंपेयर स्टेबिलिटी का क्वेश्चंस दे रही हूँ, अपने को वो सॉल्व करना है। रब कर दो इसको बेटा, रब कर रही हूँ अब मैं। ये तो आप लोग भी ड्रॉ कर ही सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वेट करूं? ओके ओके ओके। मैम रेजोनेंस हाइब्रिड में पीएच3 वाला बॉन्ड में भी डॉटेड आएगा क्या? अरे आएगा आएगा, अब आएगा आएगा आएगा, देवी जी आएगा, मैंने गलती से ड्रॉ नहीं किया, वेरी सॉरी, बिल्कुल आएगा, सॉरी। भूमि जी आएगा, मैंने गलती से ड्रॉ नहीं किया था। फोर्थ का लास्ट रेजोनेंस में प्लस नहीं लगाया तो आएगा ही, फोर्थ के लास्ट रेजोनेंस पर तो आएगा ही बावले रतन। वैसे बेंचिंग का डिफरेंस तो होगा यश गांधी, ये फॉर्मल चार्ट। ओहो ओहो ओहो, आई एम सॉरी आई एम सॉरी, नहीं बावले रतन नहीं, हाँ वर्ड्स टेकन बैक यश गांधी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, चार्ज ही लगा दिया। चलिए, इज दैट ओके? अभी तो मैं रब कर रही हूँ, अब रब कर दूं? चलिए अब रब करके हम आगे बढ़ते हैं। कंपेयर स्टेबिलिटी के क्वेश्चन करना है हमको। ओहो केशव अटल, बहुत देर वेट कर लिया था मैंने, सॉरी यार। कंपेयर स्टेबिलिटी, और थोड़ा एक एक दो दो एक एक लाइन छोड़ देना भाई, ये भी लिखना पड़ेगा ना, कब कहा क्यों स्टेबल है, जो स्टेबल है वो किस कारण से स्टेबल है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा भी नहीं कंजस्टेड लिखो, छोटा छोटा लिख लेना, थोड़ा सा ये दूर दूर लिख लेना। ये नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे नहीं है, देख लेना ध्यान से, गलती मत लिख देना।
ये 12th वाला क्वेश्चन जेई एडवांस के क्वेश्चन है। 12th वाला क्वेश्चन याद, साल मुझे याद नहीं आ रहा है। शायद कृति के पहले वाली बैच, याद नहीं आ रहा मुझे, शायद रजत की बैच का क्वेश्चन है ना। अभी तो दिन तारीख कुछ भी याद नहीं है, डे तो स्पेशली याद ही नहीं रहता है, कौन सा डे, ऑल आर सेम। ठीक है, फटाफट नोट करो, सॉल्व करते हैं फिर डिस्कस करते हैं इनको। कड़ी से टाइम दे देती हूँ यार, 9:22 हो रहा है, 9:30 तक का टाइम है तुम्हारे पास, 9:30 बजे तक का एग्जैक्टली टाइम है। ठीक है, 9:22 में मैंने क्वेश्चन लिखे हैं सारे, 9:30 तक करो उसको। क्वेश्चन नोट करने के बाद सॉल्व करो ना, तब नेट थोड़ा अपना बंद कर देना, क्या मतलब है टाइम वेस्ट करने का, है ना, मतलब नेट भी वेस्ट करने का, और फिर जब 9:30 पे डॉट वापस अपन डिस्कस करते हैं उसको। ठीक है, मैं यही हूँ, तुमको कोई डाउट है तो मैसेज करके मुझसे पूछ लेना।
चलो डिस्कस करें, आ जाओ। बहुत सारे लोगों ने कर लिया, बहुत सारों के बहुत सारे सही भी हैं, बट अब एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। हाँ चलो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये ऑक्सीजन की लोन पेयर दिख रही बेटा इधर से इधर, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर दिख रही इधर से इधर, ठीक है। एक मिनट मुझे रिफ्लेक्शन बंद करती हूँ, एक सेकंड। हाँ चलो चलो, ठीक है। अब जरा पहले वाले स्ट्रक्चर के फर्स्ट को ध्यान से देखो, ये कौन सा है, एक्सटेंडेड या क्रॉस है? ये क्रॉस है। क्यों? सबसे पहले मैंने देखो स्टार्टिंग में हमेशा से आपको एक बात बताती आ रही हूँ कि बेटा लोन पेयर ही हमेशा कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव चार्ज हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा। बेटा लोन पेयर हमेशा कॉन्जुगेशन शो करेगा, डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा। सबसे पहले आपको, अभी देखो बच्चा जो होता है ना बहुत मासूम होता है, तुम तो अपने आप को जानते हो कितने मासूम हो। अब तुम क्या सोचोगे कि ये डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड तीनों आपस में कॉन्जुगेशन में, और तीनों अगर आपस में कॉन्जुगेशन में तो डेफिनेटली क्या होगा वहां पर, रेजोनेंस तो तीनों में लगातार वाला ही हो रहा है, एक्सटेंडेड वाला ही हो रहा है। लेकिन ये सही नहीं है बेटा। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कॉन्जुगेशन की शुरुआत कौन कर रहा है। कॉन्जुगेशन की शुरुआत कौन कर रहा है बेटा? ऑक्सीजन की लोन पेयर। अब ऑक्सीजन की लोन पेयर या तो इस तरफ जाएगी या तो इस तरफ जाएगी, तो ये कैसा कॉन्जुगेशन हो गया? क्रॉस कॉन्जुगेशन। दिख रहा है? और इसके ही बी स्ट्रक्चर में देखो, ऑक्सीजन की लोन पेयर इस तरफ से इधर जाएगी, इस तरफ से इधर जाएगी, तो ये कैसा कॉन्जुगेशन हो जाएगा? बी वाला एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और अभी हमने पढ़ा था कि क्रॉस मोर स्टेबल होता है एक्सटेंडेड, तो डेफिनेटली फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? B greater than A, because extended conjugation is more stable than cross conjugation. सबसे पहले स्ट्रक्चर में ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन शुरू करेगा कॉन्जुगेशन। तो फर्स्ट के दोनों पार्ट को ध्यान से देखो, दोनों में ही ऑक्सीजन की लोन पेयर कॉन्जुगेशन की शुरुआत करेगी, और अगर दोनों में ही ऑक्सीजन की लोन पेयर कॉन्जुगेशन की शुरुआत करेगी, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन देगी, वही लोन पेयर देगी। तो देखो जरा ध्यान से, एक फर्स्ट वाले में तो क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा और सेकंड वाले में एक्सटेंडेड। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? बी ग्रेटर देन ए। तो मैं बता चुकी हूँ ना तुमको भी, ये चौक पेन नहीं चल रहा है। ये क्या हो जाएगा बेटा? एक्सटेंडेड। और ये क्या हो जाएगा बेटा? क्रॉस। ठीक है, ये क्या हो गया? एक्सटेंडेड। ये क्या हो गया? क्रॉस। इधर देखो थर्ड वाले का आंसर क्या आएगा? ए ग्रेटर देन बी। अगेन नेगेटिव चार्ज शुरुआत करेगा, और नेगेटिव चार्ज शुरुआत करेगा तो ये क्या हो गया बेटा? एक्सटेंडेड। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा बेटा? क्रॉस। एंड डेफिनेटली एक्सटेंडेड इज मोर स्टेबल देन क्रॉस। फोर्थ वाले का आंसर पता है क्या आएगा तुम्हें? फोर्थ वाले का आंसर है बी ग्रेटर देन ए। फोर्थ वाले में थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि दो, पहले वाले में कौन सा आ रहा है? तो पहले वाले में एक्सटेंडेड है और दूसरे वाले में क्रॉस है, फिर भी आप बोल रहे हो कि क्रॉस वाला इज मोर स्टेबल देन एक्सटेंडेड। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, इट इज अ वेरी वेरी स्पेशल केस, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर का क्या होता है? रिपल्शन। फोर्थ वाले में लिखो ये बात, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ लोन पेयर एलपी रिपल्शन। कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है? ए इज मोर स्टेबल, A1 इज मोर स्टेबल। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लोन पेयर के रिपल्शन के कारण हम पहले वाले को ज्यादा स्टेबल बोल रहे हैं। मैंने माना पहला वाला इज एक्सटेंडेड और दूसरा वाला इज क्रॉस, लेकिन दूसरा वाला इज मोर स्टेबल बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन नहीं है, लेकिन पहले वाले में क्या देखने को मिल रहा है बेटा? लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है ये वाली बात। फोर्थ वाले को ध्यान से देख लो, फोर्थ वाले का रीजन मैंने यहाँ लिख दिया है, लोन पेयर रिपल्शन के कारण फोर्थ वाला इज व्हाट? फोर्थ वाला में ऑर्डर क्या है? क्रॉस इज मोर स्टेबल देन एक्सटेंडेड। ठीक है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन। चलो फिफ्थ में आ जाओ। फिफ्थ में कौन सा इफेक्ट लगेगा? फिफ्थ में माइनस आई इफेक्ट लगेगा। फिफ्थ में कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट डेफिनेटली फ्लोरीन का ज्यादा होता है क्लोरीन के कंपैरिजन में। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं दिखेंगे यहाँ पे। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कब देखते हैं बेटा? व्हेन नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज डायरेक्टली तो कार्बन से अटैच्ड है, और कार्बन में कोई एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा इफेक्ट देखेंगे बेटा? माइनस एंड क्रॉस। ए वाला इज व्हाट? एक्सटेंडेड, एंड बी वाला इज व्हाट? क्रॉस। फिफ्थ वाले को ध्यान, सिक्स्थ वाले को ध्यान से देखो। सेवेंथ वाले में B greater than A because of d orbital resonance. क्यों?
क्योंकि अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल, तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस देखने को मिलेगा, इसलिए दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। ठीक है, 8 वाले का आंसर क्या आएगा, ए ग्रेटर देन बी, एक्सटेंडेड और क्रॉस, एक्सटेंडेड है ये वाला और ये वाला क्या है क्रॉस, तो उस कारण से ए ग्रेटर देन बी। 9th वाले का आंसर अगेन ए ग्रेटर देन बी बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। 9th वाले का कारण क्या है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के कारण ही ए इज मोर स्टेबल देन बी। 10th वाले में बी ग्रेटर देन ए बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन हैविंग टू एटम हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन, उसमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं बेटा, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, 11th का आंसर क्या आएगा, बॉम्बे ग्रेटर देन आगरा। 11th का आंसर क्या आएगा बेटा, बॉम्बे ग्रेटर देन आगरा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2p लोन पेयर ज्यादा अच्छे से होगा देन 2p का कॉन्जुगेशन। ये कौन सा इफेक्ट है, ये बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग में 2p में देना लेना ज्यादा अच्छे से हो जाएगा रादर देन 2p, इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, बॉम्बे ग्रेटर देन आगरा बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। ठीक है, और 12th वाले का आंसर अगेन सारे के सारे पोलर है, हम 5 रूल से चेक करेंगे, सारे के सारे पोलर है बेटा, सारे के सारे पोलर है। दूसरा आ गया ऑक्टेट कंप्लीट, आगरा में देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, बॉम्बे में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, कैलकाटा में नाइट्रोजन का कंप्लीट नहीं है, दिल्ली में कार्बन का कंप्लीट नहीं है, तो आगरा और बॉम्बे पहले चेक कर लेते हैं, ये कैलकाटा दिल्ली के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। तीसरा रूल आ गया ऑक्टेट कंप्लीट के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव, यहाँ पे देखो यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव है, ठीक है ना, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा बेटा, बॉम्बे देन आगरा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव पे यहाँ पे तो ऑक्टेट दोनों का इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव से आंसर क्या आएगा, सबसे पहले कौन आ जाएगा बेटा, सबसे पहले दिल्ली, और दिल्ली के बाद कौन आ जाएगा बेटा, कैलकाटा, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी ए डी सी। बी ए डी सी में सबसे पहले क्या चेक करा हमने, सारे के सारे नॉन पोलर, नॉन पोलर के बाद सबसे पहले क्या चेक करा हमने, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट में किस किस का ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा, आगरा और बॉम्बे का ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर आगरा और बॉम्बे में किसके बेसिस पर कंपेयर किया, दूसरा रूल कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर पॉजिटिव। ठीक है, उसके हिसाब से देखोगे तो आंसर क्या जाएगा, बॉम्बे, आगरा, दिल्ली और कैलकाटा। एक बार चेक कर लो आप लोग, 12 में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछो। वाला जो है बेटा वो क्रॉस कॉन्जुगेशन है। ठीक है, तो एक्सटेंडेड और क्रॉस के कांसेप्ट के कारण से बोला है। 11th नहीं आया समझ, 11th इज बेटा बैक बॉन्डिंग, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, वो अपनी 11th को समझ लो एक बार, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन और क्लोरीन के पास लोन पेयर है। अब ये क्या करेंगे, लोन पेयर दे देकर उसको स्टेबलाइज करेंगे, तो 2p और 2p, फ्लोरीन की लोन पेयर 2p में, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज 2p में, इन 2p के बीच में बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी देन 2p एंड 3p, इसीलिए दूसरा वाला इज मोर स्टेबल। थर्ड में भी क्रॉस कॉन्जुगेशन है, हाँ थर्ड में नेगेटिव चार्ज शुरू करेगा ना, नेगेटिव चार्ज या तो डबल बॉन्डों के साथ कॉन्जुगेशन में होगा या ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होंगे बेटा। 10th क्वेश्चन में माइनस आई इफेक्ट बेटा, माइनस आई इफेक्ट इसलिए लगेगा 10th में क्योंकि कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन, तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस तो नहीं है, तो डेफिनेटली कौन सा इफेक्ट लगेगा यहाँ पर, कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट। एक मिनट रुक जाओ, मेरे पीछे के पहले लोग डाउट छूट गए। आदित्य कोटस्तानी को मैंने बता दिया, कौस्तुभ दास 11 समझ में नहीं आया, कौस्तुभ दास बैक बॉन्डिंग एक बार और सोच लो, सुहानी आचार्य कह 6th एक बार बता दो बेटा, एक्सटेंडेड और क्रॉस 6th में, ए वाला एक्सटेंडेड है, बी वाला क्या है बेटा क्रॉस। सुहानी आचार्य के बाद निखिल शर्मा 11th क्वेश्चन, निखिल अभी मैंने समझाया बेटा 11th क्वेश्चन में क्या आएगा बेटा, बैक बॉन्डिंग का कांसेप्ट और का कांसेप्ट आएगा। फ्लोरीन में 2p में और लोन पेयर होती है, कार्बन पे 2p एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, तो 2p में देना लेना ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, क्लोरीन में 3p होता है लोन पेयर, तो 3p 2p उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। एक बार वो चेक करो बेटा 11th वाला, यार रागिनी चतुर्वेदी मतलब निहारिका चतुर्वेदी होगी, निहारिका 3 में भी क्रॉस है क्या, क्वेश्चन 3 के बी में भी क्रॉस है क्या, 3 के बी में क्रॉस है निहारिका है ना। संजय 10th रिपीट कर दो, कर दिया बेटा मैंने भी तुम्हारे लिए। और यार रीना दुबे लिखा रहा है 4th समझ नहीं आया, 4th में क्या है भाई, 4th में ओके बेटा 4th क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पर हो रहा है एक्सटेंडेड, मैंने माना, लेकिन सिर्फ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में दो लोन पेयर होती है और वो 2 लोन पेयर बहुत पास होती है, तो लोन पेयर रिपल्शन के कारण ए वाला इज
अरे ए वाला इज लेस स्टेबल लिखना था मेरे को भाई और बहनों, करेक्ट कर लेना। लोन पे रिपल्शन के कारण ए वाला इज लेस स्टेबल, करेक्ट कर लेना इसको, ए वाला इज लेस स्टेबल। ठीक है, ये हो गई बात खत्म। ये किसकी बात बता दी मैंने, आस्था राणे। चार्ज होने के बाद भी ये कैसे चेक कर रहे हैं कि किसका ऑक्टेट कम। ओके ओके आस्था जी, तुमसे मुझे सवाल क्यों भी नहीं थी, पर ठीक है बता देती हूँ मैं। बेटा जैसे ये कार्बन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 हाइड्रोजन हो गए, और ये 3 बॉन्ड हो गई, 3 बॉन्ड हो गई तो 6 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे देखते बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं वैलेंस शेल में। ठीक है आस्था जी, चेक करो एक बार और। बैक बॉन्डिंग ऑलवेज लीड्स टू, हाँ बेटा बैक बॉन्डिंग ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी। सिक्स्थ वाला बता दो अंशुमन चौधरी, सिक्स्थ वाला बताया बेटा मैंने अभी, कितनी बार सिक्स्थ वाला बताऊं मैं बेटा। ये देखो इधर, ये एक सिक्स्थ वाले में, ए वाले में एक्सटेंडेड है और बी वाले में क्या है बेटा, क्रॉस। नाइट्रोजन की लोन पेयर है ना, बनाई नहीं तो क्या हो गया है, तो सही हो सकता है तुम्हें लोन पेयर नहीं दिख रही हो। विकास पटेल फोर्थ वाला बता दो। फोर्थ वाला बेटा ये लोन पे रिपल्शन देखो जरा ध्यान से, फोर्थ लोन पे रिपल्शन के कारण फोर्थ वाले में पहला वाला अनस्टेबल हो गया, दूसरा वाला स्टेबल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, साइज फैक्टर विल नॉट डोमिनेट। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 में तो बेटा बैक बॉन्डिंग हो रही संजय। फोर्थ वाला दिपाशा बता दिया मैंने अभी। अक्षांश दुबे, ओके ओके अक्षांश, ठीक है ठीक है। फोर्थ में साइन गलत है क्या, नहीं नहीं सही है बेटा। फोर्थ वाले में लोन पे रिपल्शन के कारण ये वाला अनस्टेबल हो गया, साइन सही है। पर फोर्थ वाले में यही एक्सेप्शन की बात है कि सिद्धांत करे मैम 12th रिपीट। बेटा 12th वाले में बॉम्बे और आगरा में तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से पॉजिटिव से देख लिया। कैलकाटा और दिल्ली में तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव से देख। ठीक है। आयुष सिंह मैम इन फोर्थ बी हैव लेस लोन पे रिपल्शन सो बी स्टेबल, या ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल सही आयुष सिंह, यहाँ पे लोन पे में रिपल्शन नहीं है इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। मैम फोर्थ में ड्यू टू लोन पे रिपल्शन बी इज मोस्ट स्टेबल, हाँ जी। अब चाहत गर्ग लिखा आ रहा है, बिल्कुल सही, चाहत एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं सोच रही थी कौन सी बच्ची, वो याद आ गया मुझे। वंदिता फोर्थ क्वेश्चन लोन पे रिपल्शन। प्रियांशी जैन ने पूछा है फिफ्थ क्वेश्चन, ऐसे तो अपोजिट होगा, दैट इज बी ग्रेटर देन ए। ये क्या हो गया, हट, ऐसे थोड़ी लॉजिक से बोलो, ऐसे को रूल थोड़ी बनाना है। रघुल गुप्ता ऐसे को रूल नहीं बनते बेटा, लॉजिक है तो। ऋषिका जैन मैम फोर्थ वाली जैसे एक्सेप्शन कैसे पता चलेगा, ऐसे देख देख के पता चलते हैं ऋषिका। अभी ध्यान रखना हमेशा जब भी दो लोन पे किसी भी कार्बन पे ऑक्सीजन की दो डबल बॉन्ड पास पास होते हैं, अनस्टेबल है, बस ये ऐसे ही पता करते हैं हम। ऋषिका जी पढ़ के पता चलती है जानकारियां। फोर्थ का सेकंड क्रॉस कैसे, फोर्थ का सेकंड इसलिए क्रॉस है क्योंकि इन दोनों में क्रॉस होगा और इन दोनों में इधर कॉन्जुगेशन होगा। डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में डायरेक्टली नहीं है, इसलिए फोर्थ इज अ क्रॉस कॉन्जुगेशन। मैम 11th में ऐसा नहीं देख सकते कि अगर कार्बन पे नेगेटिव होता है तो ए ग्रेटर देन बी, और तो अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो बी ग्रेटर देन ए। नहीं यार, क्रॉस कॉन्जुगेशन वो डबल बॉन्ड और डी ऑर्बिटल रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग ही कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी को रूल बनाते हैं। ठीक है। एट वाला, प्रणय को गुस्सा आ गया, उसके एट वाला कम से कम मुझे 10 बार मैसेज कर दिया, मुझे उसको एट वाला समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो एट ही मैसेज करता रहेगा। प्रणय एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है बेटा, यहाँ पर ये लोन पेयर शुरुआत करेगा तो ये पूरा एक्सटेंडेड दिख रहा है, और ये क्रॉस है, ये लोन पेयर शुरुआत भी करेगा तो या तो इधर जाएगा या तो इधर, लेकिन इसमें इधर से लेकर इधर तक पूरा एक साथ जाएगा, इसलिए दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। ठीक है क्या, हो गया क्या भाई, इज दैट ओके? अब देखो मेरी तरफ से मैंने सारे डाउट बता दिए, अब किसी का फिर भी कोई डाउट रह गया, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो एक बार और। इज दैट ओके, मूव अहेड करें, रब कर दूं, नो अच्छा रब कर दूं, केशव अटल साइड पहली बार, हाँ तो रब कर दूं मैं फाइनली। नहीं नहीं, कुछ बच्चों ने बोल दिया वेट करो, अरे यार जल्दी नोट करो, मैं एरोमेटिसिटी शुरू करना चाह रही थी आज। अक्षय तुम्हें भी कहा रब कर दो। सिक्स्थ में भी क्रॉस कैसे, सिक्स्थ में क्रॉस बेटे नाइट्रोजन के लोन पे पूरी इधर से इधर जाएगी एक्सटेंडेड, और क्रॉस इसलिए क्योंकि लोन पे आधी इधर तो ये क्रॉस हो गया बेटा। हाँ एरोमेटिसिटी हेडिंग डाल लो भाई, बिल्कुल डाल लो, वही शुरू करना है बस। ओके, अब मैं रब कर रही हूँ ना।
अब हम आए एरोमेटिसिटी के कंसेप्ट पे, और वो होती है दुनिया की सबसे बड़ी स्टेबिलिटी जिसको हमको पढ़ना है, दैट इज एरोमेटिसिटी। थ्योरी तो बहुत सारा सी है इसमें, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास नहीं है, इंपॉर्टेंट आ जाते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके। एरोमेटिसिटी फिर रिपीट करूं, थ्योरी बहुत सिंपल है, बहुत छोटी सी है। आप जैसे एरोमेटिसिटी नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें एरोमा होता है, अच्छी खुशबू होती है। एरोमेटिसिटी मतलब सबसे ज्यादा जैसे आप परफ्यूम्स वगैरह यूज करते हो तो उसमें एरोमा होता है ना, अच्छी खुशबू आती है ना, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं अच्छी खुशबू वाले होते हैं, ठीक है, ये वाली बात समझ रहे हैं आप मेरी बात, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। और तीन तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं एरोमेटिक, एक होते हैं नॉन एरोमेटिक, एक होते हैं एंटी एरोमेटिक। इन तीन कंपाउंड के बारे में हमको बात करनी है। तीनों की कहानी इंटर रिलेटेड ही है। आप एक कंपाउंड को देखकर यही सोचते हो कि एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तीनों की कहानी क्या है बेटा, इंटर रिलेटेड, कुछ भी चेंज नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डालो एरोमेटिसिटी, हम कुछ बातें लिखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोस aromatic compounds are those which have pleasant smell, खुशबू होती है उसमें से, अच्छी वाली खुशबू आती है, which have pleasant smell, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। आ जाता है अब नेक्स्ट हेडिंग, कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी। कैसे कमेंट करेंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है, और उसके पहले इंपॉर्टेंट बात आती है, किसी भी कंपाउंड को देखकर ही क्यों कमेंट करें कि एरोमेटिक है, क्योंकि एरोमेटिसिटी बहुत बड़ी स्टेबिलिटी होती है। कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक हो जाता है तो फिर वो आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने में थोड़ा रिलक्टेंट हो जाता है, वो सोचता है कि मैं बहुत स्टेबल हो गया हूँ, अब मुझे और कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो सोचता है, उसकी थॉट प्रोसेस होती है। लेकिन वो होता है ना कि यार लालच का तो कोई एंड नहीं है, और भी स्टेबिलिटी होती है जो उसको गेन करनी रहती है। लेकिन एरोमेटिसिटी अपने आप में बहुत बड़ी स्टेबिलिटी है। ऐसा हो गया कि आप एशिया के टॉप 10 बिलियनियर्स में आ गए तो अब आपको लगेगा बस यार अचीव कर लिया, अब और कितना। बट ठीक है, एक टाइम के बाद आपको लगता है टॉप 10 में तो आ गया हूँ, फर्स्ट पे आना है मुझको, ठीक है। तो आप समझ रहे इतनी बड़ी स्टेबिलिटी कि अगर कंपाउंड्स को एरोमेटिसिटी मिल जाती है तो वो रिएक्शन में आके तब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक कोई बहुत बड़ी जरूरत ना हो, अदरवाइज दे आर वेरी स्टेबल, दे वोंट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन। आपको मैंने याद है ट्रोपोलियम आयन बताया था, और ट्रोपोलियम आयन में मैंने बातों बातों में एक बात आपको बताई थी कि अगर कभी कंपाउंड ऐसा बनता है तो वो अपने आप ही टूट के वो ऐसे में एग्जिस्ट कर जाता है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है। ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस के साथ साथ एरोमेटिक भी होता है, और ये एरोमेटिसिटी वो कह रहा है, मैं उसके साथ ही खुश हूं, मुझे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनानी, क्योंकि अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगा तो ये तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव जो डबल बॉन्ड है ये आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, और ऑन द अदर एंड अगर मैं चार्ज ले लूंगा तो ये सारे के सारे चार्ज को शेयर करने में बिजी हो जाएंगे और मिलके रहेंगे। ऐसा होता है ना कई बार घर पे जब मुसीबत आती है तो चार पांच भाई जो होते हैं वो मिलकर उस मुसीबत का सामना करते हैं और साथ में खुश रहते हैं, ठीक है ना। और जब सब अच्छा अच्छा चल रहा है तो एक दूसरे से जेलस फील करके ही क्या करते हैं, खुश नहीं रहते। तो कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए भाई कि कोई मुसीबत आए तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टूट गई, आपको ऐसा लगना चाहिए सिस्टम अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये सिस्टम बॉन्ड टूटने के बाद और ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि ये तीनों डबल बॉन्ड आपस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करने के बजाय अपने घर में जो आई नई मुसीबत है उसको शेयर करने में लग जाते हैं, और उससे पूरा की पूरा सिस्टम जो होता है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा हमेशा हुआ ऐसा नहीं कहा मैंने, उसकी कुछ कंडीशंस होती है जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो पहले हम कंडीशंस पे बात करते हैं, फिर हम एग्जांपल्स पे बात करेंगे। अभी जैसे मैंने ट्रोपोलियम आयन बताया, अब अगर मैं ये स्ट्रक्चर बना दूं और इस पर कभी मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दूं तो ये तो हाईली अनस्टेबल हो जाए, हाईली अनस्टेबल, मतलब ये तो बोलते हैं ना सिस्टम बिल्कुल अनस्टेबल हो गया, तो ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, ऐसी वाली सिचुएशन हो गई। तो आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि तीन जब बॉन्ड थी तो ऐसा क्या था, और दो जब बॉन्ड हो गई तो अनस्टेबल क्यों हो गया। तो कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी होती है, हमको एक एक करके कंडीशंस पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो कंडीशन फॉर एरोमेटिक में सबसे पहली कंडीशन होती है बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर। मतलब एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहले कंपाउंड को क्या होना पड़ेगा, साइक्लिक। अगर मैं डबल बॉन्ड वाले 3 4 5 कंपाउंड ड्रॉ कर दूं तो पहली कंडीशन ये ऑर्डर में है, इसी ऑर्डर में हम चेक करते हैं। मैंने ये दिक्कत देखी है, लोगों को कंसेप्ट नहीं होता। अभी जो मैं चौथी कंडीशन बताऊंगी ना, ड्रॉपर्स में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, बच्चे चौथी कंडीशन से कंपेयर करते हैं, शुरू की 3 तो सोचते ही नहीं। जबकि बेटा मैं रिपीट कर रही हूँ, ये चारों की चारों कंडीशन साइमल्टेनियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, साइमल्टेनियसली मतलब ऑर्डर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपको यही चेक करना पड़ेगा कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है, साइक्लिक होने के बाद ही आप अगली स्टेप देखोगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन हो गई साइक्लिक स्ट्रक्चर, दूसरी हो गई प्लेनर स्ट्रक्चर।
प्लेनरिटी होना बहुत जरूरी है। प्लेनर आप सब लोग समझते होंगे, प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर स्ट्रक्चर मतलब ईच एटम मस्ट बी sp2। उस साइक्लिक में, उस साइकिल में ईच एटम मस्ट बी sp2। sp2 होगा, इसका मतलब क्या हो गया, वो प्लेनर हो गया। हर एटम का sp2 होना जरूरी है। ईच एटम मस्ट बी sp2, तभी पूरा की पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्लेनर। ईच एटम मस्ट बी sp2। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अपने क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। वो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसका ईच एटम sp2 है, वो पूरा सिस्टम कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड मतलब वो सारे डबल बॉन्ड या पॉजिटिव डबल बॉन्ड या पॉजिटिव लोन पेयर, वो सारे कैसी पोजीशन पे होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। एंड द चौथी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द ओनली इंपॉर्टेंट, जिसको लोग हमेशा डायरेक्टली सोचते हैं, शुरू की तीन को इग्नोर करके और उनके आंसर गलत हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है फॉलोज हक्कल्स रूल। फॉलोज हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल क्या बोलता है, फॉलोज हक्कल्स रूल। हम इस हक्कल्स रूल को भी आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इन शॉर्ट लिख रही हूँ, 4n+2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सिस्टम में। 4n+2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2। 4n+2 का मतलब देखो 2 टाइम्स ऑफ 2n+1 है। 2 टाइम 4n+2 मैंने तुम्हें बताया था ना, उसमें अपने क्या कहते हैं पीएनसी में कि बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। 4n+2 मतलब 2 टाइम्स ऑफ 2n+1, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ऑड नंबर। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी 2, या 0 रखेंगे तो 2, 1 रखेंगे तो 6, 2 रखेंगे तो 10, 3 रखेंगे तो 40, ऐसे ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और ऊपर की तीनों कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही होगी तो कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे, एरोमेटिक। कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे, एरोमेटिक। समझ रहे हैं आप बात को। इस बात को समझने के लिए बहुत बेसिक सा छोटा सा एग्जांपल आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात। एक एग्जांपल के तौर पर आप लिख लेना यहाँ पर आगे बेंजीन। अभी तो बहुत एग्जांपल करेंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन करेंगे इस पे, अलग अलग स्ट्रक्चर। पर फिलहाल अभी हमको तीनों कंपाउंड तीनों पढ़ना है, एरोमेटिसिटी, एंटी और नॉन, उसके बाद हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो बेंजीन को देखो, अब बेंजीन पे मुझे पता नहीं एरोमेटिक है या नहीं है ना, आपको पता है, आपको देखिए कंडीशन चेक करनी पड़ेगी भाई। बेंजीन को अगर आपने देखा तो क्या बेंजीन साइक्लिक है, क्या साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एटम sp2। क्या हर एटम sp2 है, आपने बोला हाँ हर एटम sp2 है, दूसरी भी सेटिस्फाई कर गई। तीसरी, क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, क्या पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन में है, आपने बोला हाँ पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन में, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन में। चौथा, नंबर ऑफ, मतलब डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, इस डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 6। और अगर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6 है तो क्या ये हक्कल्स रूल फॉलो कर रहा है, हाँ ये हक्कल्स रूल फॉलो कर रहा है। और जैसे ही चौथी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नीचे लिख दो कंपाउंड इज व्हाट, एरोमेटिक। जैसे ही चौथी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, नीचे लिख दो कंपाउंड इज व्हाट, एरोमेटिक। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले साइक्लिक, इसी ऑर्डर में हम चेक करेंगे। बेवकूफों जैसे सीधा 4n+2 इलेक्ट्रॉन मत चेक कर लेना, क्योंकि इसके गधे बच्चे होते हैं, इसको भी एरोमेटिक बोलेंगे, पागल तो है, जबकि एरोमेटिक नहीं है। क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक है, मैंने माना, पर हर एटम, दूसरी कंडीशन, ये वाला एटम कितना हो गया, sp3, हर एटम sp2 नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। और हर एटम अगर sp2 नहीं है तो रूल वही फेल हो गया, ये एरोमेटिक हो ही नहीं सकता है। एरोमेटिक होने के लिए सिस्टम का हर एटम क्या होना चाहिए, sp2। समझ रहे हैं आप बात को। तो ऑर्डर में चेक करना बहुत जरूरी है। जेई का बहुत कॉमन क्वेश्चन है एडवांस का, वो आपको 8-10 स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे देंगे इंटीजर टाइप में और पूछेंगे बताओ कौन कौन एरोमेटिक है, और तुम फंस जाओगे। समझ रहे हैं। तो पूरे चारों ऑर्डर ढंग से चेक करने हैं। सबसे पहले हमको चेक करना है साइक्लिक, फिर हमको चेक करना है प्लेनर स्ट्रक्चर, दैट इज ईच एटम sp2, फिर तीसरा चेक करना है क्या वो कॉन्जुगेशन है, और फिर आखिरी चेक करना है क्या नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 है। क्योंकि अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो एरोमेटिक, और 4n पाई मतलब आगे जाके लिखाऊंगा, अभी नोट्स में लिखवा नहीं रही मैं, 4, 8, 12 ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको बोलेंगे हम एंटी एरोमेटिक। लेकिन हम एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की बात कल करेंगे। अभी हम सिर्फ हमने कितनी बात करी है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स ये चारों स्टेप लाइन बाय लाइन अगर फॉलो करता है तो कंपाउंड इज व्हाट, एरोमेटिक। आप फटाफट 2 मिनट में नोट कर लो। सिर्फ हमने अभी एरोमेटिक की बात करी है, ठीक है बेटा। हमने नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की कोई बात नहीं करी, वो हम कल बात करेंगे उसमें हम।
मैम हर कंपाउंड में तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ही देखना है। हाँ, और टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी रिंग के अंदर, वो भी मैं देखना सिखाऊंगी अभी। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी किसके अंदर देखना है बेटा? रिंग के अंदर। अगर बाहर मैंने 50 डबल बॉन्ड बना दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे कंपाउंड पे एरोमेटिक करना है तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें पूरा क्या होना चाहिए? एरोमेटिसिटी होना चाहिए। बॉन्डिंग में कुछ कंपाउंड्स बिना sp2 के प्लेनर थे। नहीं नहीं नहीं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग का मत लेना भैया। यहाँ पे तो वैसे भी बेटा अंबर ऐसा तो तभी हुआ होगा जब तुमने कार्बन के अलावा सल्फर फॉस्फोरस जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स लिए होंगे। यहाँ तो हम कार्बन ही लेते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इसके अलावा कुछ लेते नहीं है, तो तुम्हें दिक्कत ही नहीं आएगी। यहाँ पे हम इतने छोटे छोटे ग्रुप से बात करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो पुराना करो। मैम पाई इलेक्ट्रॉन में लोन पेयर भी, हाँ बिल्कुल बेटा, अगर लोन पेयर आएगी तो उसको भी काउंट करेंगे। फिर मैं वो सब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है आदित्य, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बेटा। कल जब हम करेंगे तो कल हम करीब करीब कोशिश करूंगी मैं कि कंपाउंड्स क्लास में इसलिए करा दूं, क्योंकि क्या होता है कि जनरली में जब हम वहां लेते थे अपने क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट पे कभी मैं पढ़ाती, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक साइड पे पूरे क्वेश्चंस लिख देती हूँ। 3-4 बोर्ड होते हैं ना, तो एक बोर्ड पे पूरे क्वेश्चन लिख देती हूँ, और मैं ये मेक श्योर कर लेती हूँ इन्विजिलेटर को कह के कि कोई भी उस बोर्ड को रब नहीं करेगा। तो नेक्स्ट डे आके फिर से मैं उसी में प्रैक्टिस कर लेती हूँ। बट अभी यहाँ मेरे पास प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मैं क्या नहीं कर सकती हूँ कि वो एक ही बोर्ड पे लिख के और फिर सेव नहीं करके रख सकती इसको ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आपको कल क्लास में ही उसको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। तो कल मैं लोन पेयर को कैसे काउंट करते हैं, डबल बॉन्ड कैसे गिनते हैं, वो सारी चीजें बेसिक बेसिक से सिखाऊंगी। शुरुआत ही इससे करूंगी कि पहले आप नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करना सीखो, उसी से शुरुआत करेंगे। पहले स्ट्रक्चर तो बाद में हम चेक करेंगे, पहले लोन पेयर तो देखना सीखे बच्चे। ठीक है ना? लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका क्या करते हैं। ठीक है ना? अब क्लोरीन में जैसे 3 लोन पेयर होती है तो कितनी काउंट करना, वो सब सिखाऊंगी। If benzene ring is aromatic compound, then why does it break into cyclohexane at head? मैंने अभी तो बोला कि एरोमेटिक कंपाउंड है, मैंने माना, पर अभी कोई अगर मान लो कोई बिलियनियर है और वो 10th पोजीशन पे आता है और 8th पोजीशन वाला बिलियनियर बोलेगा भाई कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस या कुछ भी तुम्हारा ये ले परचेस कर लेता हूँ, तुमको इतना देने को तैयार हूँ, तो कहीं ना कहीं इंसान टूटेगा ना थोड़ा। तो वैसे ही बेंजीन के साथ हो रहा है। आप खुद ही देखो, आपने क्या लैंग्वेज लिखी है, वेरी हाई टेम्परेचर, वो खुद ही एट हाई टेम्परेचर पे टूट रहा है। नॉर्मली मैं हीट करने जाऊंगी या कुछ करने जाओगे तो थोड़ी टूटेगी। जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग टेबल है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टेबल है, आप नॉर्मली उस पर 200 किलो के इंसान को बिठा दो नहीं टूटेगी, पर अब यार उस पर तुम क्रेन चला दोगे तो टूट ही जाएगी ना। वैसी वाली बात हो गई। बहुत स्टेबल है, माना नॉर्मल कंडीशन में कुछ नहीं होने वाला, नॉर्मली कोई रिएक्ट नहीं करने वाला है, पर अगर कोई एबला आ गया और उसके साथ रिएक्ट करने के लिए बिल्कुल मर ही जा रहा है, पूरी एनर्जी पूरी जान लगा दी, तो हो भी सकता है वो टूट जाए। ठीक है? इसलिए वो एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं, कम करते हैं पर करते हैं। इज दैट ओके बेटा? कोई डाउट है किसका तो बोलो। मैम बेंजीन को का तो 4 स्ट्रक्चर बताया था, 5 बताए थे मैंने। 4 लिखा है, चेयर लिखा है, चेयर स्ट्रक्चर बेंजीन के नहीं बताए थे, साइक्लोहेक्सेन के बताए थे बावले। और मैंने 5 स्ट्रक्चर बताए बेंजीन के, 4 तो बताए नहीं है। अब मुझे पता नहीं अनविश तुम क्या पूछना चाह रहे हो। ओके अनविश, कोई इशू नहीं है, चलता है। ठीक है, अब आज की क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं, 4 बजे मिलेंगे। हो सकता है आज बीएस सर की क्लास ना हो, तो मोस्ट प्रोबेबली 4 to 6 विजित सर की क्लास होगी और 6:15 to 8 o'clock मैं क्लास ले लूंगी बायनोमियल की। बायनोमियल अब अपना 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, 2-1 दिन में, उसके बाद प्रोबेबिलिटी बन स्टार्ट करेंगे। तो आप बायनोमियल अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है? और घर में ही रहें, सेफ रहें, और बिल्कुल 100% फैमिली को भी बोलो लॉकडाउन को पूरा फॉलो करना है अपने को, चाहे जो हो जाए, घर के बाहर नहीं निकलना है। ठीक है? और बी पेशेंट, बी हैप्पी, और पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। चलो बाय बाय।